हेलो एवरीवन, आइए अब हमारी जो इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अगले टेस्ट पे आते हैं। टेस्ट नंबर 21 पे पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर इन्यूमरेटेड इन, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में और कौन से आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया हुआ है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 35 टू 51 ए, आर्टिकल 4 ऑफ द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 टू 51, पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 51 ए, और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। तो सही जवाब है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। पहला स्टेटमेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। एंड सेकंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये लीगली हम एनफोर्स नहीं कर सकते हैं किसी कोर्ट में अगर वो वायलेट होता है तो। और दूसरा ये है स्टेटमेंट कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर जस्टिसिएबल इन नेचर, यानी ये जस्टिसिएबल है। ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2, आर्टिकल स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, और स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 की वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ऑप्शन सी है कि स्टेटमेंट 2 फॉल्स है और 1 ट्रू है। बाकी लास्ट ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और 2 करेक्ट है। इसका सही जवाब है स्टेटमेंट 2 फॉल्स है लेकिन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, इसीलिए वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में अपने वायलेशन के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द टर्म स्टेट इन पार्ट 4 हैज डिफरेंट मीनिंग देन इन पार्ट 3 एंड स्टेटमेंट 2 सेज द टर्म स्टेट इन पार्ट 4 इंक्लूड्स द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ओनली। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो स्टेटमेंट टर्म दिया हुआ है पार्ट 4 में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसकी मीनिंग अलग है स्टेट टर्म में जो कि पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि जो स्टेट टर्म दिया हुआ है पार्ट 4 में वो इंक्लूड करता है सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इसका सही जवाब है नन, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। जो टर्म स्टेट दिया हुआ है पार्ट 4 में उसकी मीनिंग सेम है उस स्टेट टर्म की जो पार्ट 3 में दिया हुआ है। और जो स्टेट टर्म है पार्ट 4 में वो इंक्लूड करता है यूनियन के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स को, स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव्स को, लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी एक्सेट्रा, और अदर बॉडीज जो कि स्टेट्यूटरी है नेचर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन्यूमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। एंड स्टेटमेंट 2 सेज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंस्ट्रक्शन टू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स। यानी स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो रिजेंबल किससे करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि जो डिफरेंस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में वो ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए। तो सही स्टेटमेंट है इनमें से बोथ, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट and not of a police state. And statement 2 says the directive principle of state policy seeks to establish political democracy in the country. यानी दिए गए स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है ये हमें बताना है। स्टेटमेंट 1 ये कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी के हैं उसका कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट का है, ना कि किसी पुलिस स्टेट का, ना कि किसी पुलिस स्टेट का। स्टेटमेंट 2 का ये कहना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये एस्टेब्लिश करना चाहता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देश में। तो सही जवाब है ओनली 1,
यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट रखते हैं, लेकिन ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हमें जो पेयर्स दिए हैं उनके बारे में बताना है कि वो करेक्टली मैच्ड हैं कि नहीं। Article 38 deals with certain principles of policy to be followed by the state. Article 42 says that the right to work, to education, to public assistance in certain cases. And Article 44 says the uniform civil code of other citizens. यानी Article 38 ऐसे पॉलिसीज के बारे में बताता है, ऐसे प्रिंसिपल के बारे में बताता है पॉलिसी की, ऐसे प्रिंसिपल के बारे में बताता है जो कि स्टेट को फॉलो करना है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। आर्टिकल 42 बात करता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस में, और आर्टिकल 44 डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। तो कौन से पेयर्स इसमें इनकरेक्टली मैच्ड हैं? तो सही जवाब है 1 एंड 2, यानी पेयर 44 करेक्टली मैच्ड है, पेयर 38 और 42 सही मैच नहीं है। सही मैचिंग में आगे बताऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आर्टिकल 39A वाज इंसर्टेड बाय 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th, 42nd या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यानी जो आर्टिकल 39A है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था? 17th से, 86th से, 42nd या 44th? सही जवाब है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है ये हमें बताना है। पार्ट 16 इलेक्शंस, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्ट 19 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी दिए गए पेयर्स में से कौन करेक्टली मैच्ड है? इलेक्शंस है पार्ट 16 में, इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में, और अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 19 में। इसका सही जवाब है ओनली 2। इलेक्शंस हैं पार्ट 15 में, इमरजेंसी प्रोविजन सही दिया हुआ है। आपको कमेंट्स में बताइए, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में दिया हुआ है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स? यानी दिए गए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनमें से कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे बने हैं? टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife, to separate the judiciary from the executive in the public service of the state, to promote cottage industries on an individual or cooperation basis in rural areas। तो सही जवाब है इसका to make provisions for just and human conditions of the work and maternity relief। ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? वो जो रिफ्लेक्ट करते हैं आइडिया ऑफ सोशलिज्म, और ये फ्रेमवर्क देते हैं एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट का। इसका एम है कि वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करें और वेलफेयर स्टेट के पाथ पे सेट करें। ये आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 है जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स रखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। How many directive principles of state policy were added in the original list by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976? यानी 42वें संविधान के संशोधन से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड हुए थे ओरिजिनल लिस्ट में? 1, 2, 3 या 4? सही जवाब है 4। वो चारों यहाँ पे दिए हुए हैं। आर्टिकल 39 डील करता है, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39A, 43A और 48A, और वो किनसे डील करता है वो भी लिखा हुआ है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से दिया हुआ है। ये आर्टिकल 36 है जिसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है, और यहाँ लिखा हुआ है स्टेट की मीनिंग सेम रहेगी जैसे कि पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स में दी हुई है। 37 एप्लीकेशन बताता है प्रिंसिपल्स की, इस पार्ट में कैसे वो अप्लाई होंगे। 38 डील करता है सोशल ऑर्डर ऐसा बनाना कि प्रमोशन सबका वेलफेयर हो। आर्टिकल 39 डील करता है ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए जो कि स्टेट को फॉलो करनी चाहिए। आर्टिकल 39 ये बताता है इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 42 डील करता है जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस की वर्क की और मैटरनिटी के लिए। आर्टिकल 43 डील करता है लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल नंबर 44 डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से।
आर्टिकल नंबर 45 डील करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। ये ऐड हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 2 से। 46 डील करता है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के और वीकर सेक्शंस के प्रमोशन के बारे में। 47 डील करता है स्टेट की ड्यूटी के लिए कि वो न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाएं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं, पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करें। 48 डील करता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से। 48 ए डील करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 49 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और आर्टिकल 50 डील करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत है। आर्टिकल 51 डील करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन तो हमें ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं।